बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, खबर यह है कि सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। ईरानी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है और इसके साथ ही अमेरिका ने इसराइल के अंदर रीफ्यूलिंग त्यारे इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अगले फेज के अंदर इसराइल भी अब ईरान के खिलाफ जंग में कूदेगा। कुछ हफ्ते से इसराइल ने बराह रास्त ईरान के ऊपर हमला नहीं किया। अमेरिका ने हमलों को ऐसे वक्त में दोबारा से शुरू किया जब पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान एक MOU साइन होता है। अभी 60 दिन पूरे भी नहीं हुए, पहला हफ्ता जारी था जब अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर दिए गए। और दोस्तों, इस दफ़ा जो हमले हो रहे हैं, यानी आज की रात 8वीं रात होगी इन हमलों की, जिसमें अमेरिका जो जितना भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको टारगेट करा। इससे पहले जो फौजी तनसीबात है उनको टारगेट किया जा रहा था। जहाँ जहाँ भी मिसाइल साइट्स थी, लॉन्चिंग साइट्स, इनको टारगेट किया गया। इसके साथ साथ जो न्यूक्लियर साइट्स थी उनको टारगेट किया गया। लेकिन ये पहला मौका है जब अमेरिका की तरफ से बराह रास्त एक ही सूबे में 6 से 7 पुलों को टारगेट किया गया। और सिर्फ ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि इन्होंने अस्पतालों को भी टारगेट किया। और ये खबर अमेरिका के हवाले से ईरान के अंदर से रिपोर्ट हो रही है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे सऊदी अरब के अंदर जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस को टारगेट किया गया। बताया जाता है कि सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को मिसाइलों से निशाना बनाया गया और ईरानी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। ईरानी सरकारी नशियाती इदारे ने ज़राए के हवाले से दावा किया है कि सऊदी अरब के शहर अल-खर्ज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये अड्डा अमरीकी फ़िज़ाइया के रीफ्यूलिंग टैंकर तैयारों की मेज़बानी कर रहा था, जिन्होंने ईरान पर अमरीकी हमलों में मावनत फराहम की। और दोस्तों, दूसरी जानिब सऊदी हुकाम का ये कहना है कि जो ख़तरात थे ये टल चुके हैं। इससे पहले गुज़श्ता रात सऊदी अरब के दोनों शहरों के लिए मुमकिन ख़तरे के पेश नज़र वार्निंग जो थी वो जारी की गई थी। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये सिर्फ सऊदी अरब के साथ नहीं हो रहा। बाज़ लोग इसे एक्सप्लॉइट करेंगे कि देखें जी, सऊदी अरब के ऊपर ईरान ने हमला कर दिया और पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब को अपनी रेड लाइन करार दिया। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये अमेरिकन के ख़िलाफ़ हमला हो रहा है। अमरीकी अड्डे कहीं पर भी अगर मौजूद होंगे उनको टारगेट किया जाएगा। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी अड्डे इस्तेमाल हो रहे होते तो ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर भी हमला करना था। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की सरजमीन को टारगेट ना किया जाए। आपको याद होगा कि माजी में बॉर्डर के ऊपर ना इसी किस्म के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जब पाकिस्तान की तरफ से कुछ जो ग्रुप्स थे उन्होंने कार्रवाई की और इसे पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी करार दिया गया और दूसरी तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया। और बॉर्डर के ऊपर इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। तो ईरान जिसने अमेरिका को नहीं बख्शा, जिसने मिडल ईस्ट में किसी भी मुल्क को नहीं बख्शा, कुवैत आप उठाकर देख लें, UAE, कतर, दोहा एयरपोर्ट को टारगेट किया गया। इसके साथ साथ जो भी मुल्क इस जंग के अंदर कूद रहा है, इराक़ की पूरी आपको हिस्ट्री मिलेगी, इनकी एक जंग भी हो चुकी है। तो अगर उन्होंने इन ममालिक को नहीं बख्शा तो वो पाकिस्तान को आखिरकार क्यों बख्शेंगे? तो यहाँ पे सऊदी अरब का मामला नहीं है, बल्कि उन बेसिस का मामला है जो आपको इन ममालिक के अंदर ऑपरेट होती हुई नजर आएंगी। ये जो 50,000 फ़ौजी जिनकी मेज़बानी मिडल ईस्ट कर रहा है, कोई इनसे भी सवाल करे कि आखिर ऐसा क्या है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आप एक मुस्लिम दुनिया में फसाद बर्पा कर रहे हैं और मेज़बानी कर रहे हैं इस फसाद की। और दोस्तों, आपको खबर ये भी दें कि ये जो मफाहमती याददाश्त थी बिटवीन ईरान एंड USA, इसको ईरान की तरफ से अब मुअत्तल कर दिया गया है। अब ये होना ही था। अब जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका बयान सुन लें, फिर इस पर मेरा जो तज्ज़िया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ये कहते हैं कि अमरीकी खिलाफ वर्जियों के बाद मफाहमती याददाश्त मुअत्तल हो गई। ईरानी खबर रिसां इदारे फ़ारस के मुताबिक ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीका के मुसलसल हमलों के बायस ईरान ने मफाहमती याददाश्त के तहत अपनी तमाम ज़िम्मेदारियाँ मुअत्तल कर दी हैं और अमेरिका ने इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत अपनी तमाम ज़िम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्हें खुद ही मुअत्तल कर दिया। इसलिए ईरान ने भी इस मुआहदे पर अमल दरामद और अपनी ज़िम्मेदारियाँ फ़िलहाल मुअत्तल कर दी हैं, क्योंकि इस वक्त इसकी तवज्जो मुल्क के दिफा पर मरकूज़ है। ईरान की मौजूदा हिकमत अमली मुल्क का भरपूर दिफा और जारियत करने वालों को सबक सिखाना है और इस वक्त ईरान की अव्वलीन तरजीह मुल्क का मजबूत दिफा है। अमेरिका पहले ही ऐसे जवाब हासिल कर चुका है, जिससे वाज़ेह हो गया कि फ़ौजी कार्रवाइयों के ज़रिए वो अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। अगर अमेरिका अकल से काम ले तो इसे दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा। दोस्तों, कतरी नशियाती इदारे अल जज़ीरा के मुताबिक ये पहली बार है कि ईरान ने मफाहमती याददाश्त की मुअत्तली का कहा। इससे पहले ईरानी हुकाम बारहा अमेरिका पर मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते रहे और ख़बरदार करते रहे कि अगर जारियत जारी रही तो ईरान भी अपने फ़ैसले खुद करेगा। और अब उन्होंने फ़ैसला कर लिया, यानी 60 दिनों के अंदर
एक फ्रेमवर्क तय होना था, वो फ्रेमवर्क तो तय नहीं हुआ, लेकिन ये बात अब ज़रूर तय हो गई कि MOU अब इसकी कोई हैसियत नहीं है और ईरान ने अपना भरपूर जवाब जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं। देखिए, ईरान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ईरान का जो आर्सेनल है वो पहले से ज़्यादा मजबूत है। मैं आपको ना इसकी एक दलील दे देता हूँ। इन आर्सेनल्स को किसी ने नहीं देखा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर अमेरिका ये बार बार कहता है ना कि हमने उनकी 99% सलाहियत को ख़त्म कर दिया, तमाम लॉन्चिंग पैड्स ख़त्म हो गए, ये जो उर्दन के ऊपर हमले हुए, ये जो आपको कुवैत में हमले होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये जो ड्रोन्स गिर रहे हैं जाके दोहा में, कतर के अंदर, और फिर इसके साथ साथ UAE के अंदर जो कार्रवाइयाँ हुई, शाम के अंदर जो कार्रवाई हुई, ये कैसे हो रही है? ये पटाखे तो नहीं है। अगर आपकी सलाहियत ख़त्म हो गई थी और आपने हुर्मुज़ के अंदर भी टारगेट करें, आप क्या उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है कि जनाब इन्होंने जहाज़ों को टारगेट किया? ईरान की सलाहियत अगर ख़त्म हुई होती तो आज ईरान मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बैठकर इनकी मर्ज़ी की डील के ऊपर दस्तखत करके उठ चुका होता। लेकिन दोस्तों ये ईरान का फ़ैसला है कि इन मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के बाद जो तय पाया उसके ऊपर जब तक अमल नहीं होता, ईरान अब 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आपको दोस्तों खबर ये भी दे दूं कि ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक 3 हफ्तों से जारी हालिया अमरीकी हमलों में 50 अफराद शहीद हुए। अरब मीडिया रिपोर्ट ये कर रहा है कि ईरानी वज़ारत सेहत के तर्जुमान को कोट करते हुए कि अमरीकी हमलों में 500 से ज़ायद ईरानी ज़ख्मी हुए हैं और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और वो ये कहते हैं कि हम अमन के दाई हैं और हमें जो इनाम है नोबल इनाम वो हमें मिलना चाहिए। दोस्तों ईरान की अदलिया के तर्जुमान के मुताबिक इंसानी हकूक़ की पामाली का मेडल अमेरिका को मिलना चाहिए। तेहरान में हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानी अदलिया के तर्जुमान असगर जहांगीरी ये कहते हैं कि हस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों, नहते बच्चों पर अमेरिका के वहशाना हमलों से इंसानी हकूक़ के दिफा का दावा करने वाली साम्राज्यी दुनिया की हकीकत अयां हो गई। बंदर अब्बास में हस्पताल के करीब हमला और बीमार बच्चों की ज़िंदगी ख़तरे में डालना और उन्हें खौफ और दहशत में मुब्तला करना ऐसा जुर्म है जो किसी के लिए भी, हत्ता कि खुद अमेरिका के अंदर रहने वालों के लिए भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। खैर, वहाँ पे जो सर्वेज हो रहे हैं, मैं वॉशिंगटन पोस्ट को गालबन उसमें ये रिपोर्ट हुआ 57% लोग अब इनके खिलाफ हो गए और ये नंबर्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं। और दोस्तों आपको खबर ये भी दें कि पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा मुक़द्दम अमीरी ने एक स्टेटमेंट जारी की और इस मफाहमती याददाश्त के हवाले से कि ईरान मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी पर मबनी अमरीकी तशरीह को कबूल नहीं कर सकता। एक बयान में ईरानी सफ़ीर के मुताबिक ईरान अमरीका ने कई माह की पाकिस्तान की सालसी के बाद तय पाने वाले 14 निकाती मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की। अमरीका ने मफाहमती याददाश्त की मनमानी तशरीह करते हुए आपने हुर्मुज़ के बाज़ हिस्सों पर कंट्रोल हासिल किया। ईरानी सफ़ीर के मुताबिक अमरीका ने मफाहमती याददाश्त और बैनुल-अक़वामी असूलों के बरक्स जंग शुरू करके बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। बैनुल-अक़वामी बरादरी अमरीकी जारहियत और गैर ज़िम्मेदाराना इक़दाम को भरपूर इसकी मज़म्मत करता है। मैं आपको ना एक बात ये बता दूँ कि देखें, ये इस्लामाबाद से ईरानी सफ़ीर जो है पैगाम जारी कर रहे हैं। क्यों? ताकि जो प्रेशर है पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान जो बार बार उनको अप्रोच कर रहा है, उनको भी ये पैगाम चला जाए कि जनाब हमने आप ही की सालिसी में 14 निकात के ऊपर इत्तफाक़ किया, लेकिन इन निकात के ऊपर अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की है तो वह है अमेरिका। आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए, लेकिन इन्होंने जानबूझकर आपने हुर्मुज़ को एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की और ये कंट्रोवर्सी अब पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। एक बात आपने याद रखनी है कि इस जंग के अंदर अमेरिका हासिल क्या करना चाहता है। इसका दोस्तों जवाब ये है कि अमेरिका एक वॉर ट्रॉफी की तलाश में था और जो इस वक्त इसराइली लॉबी जिस तरह से काम कर रही है विद इन अमेरिका, उनका एक दबाव है। इसके साथ साथ जिन लोगों का इस जंग के अंदर पैसा लगा हुआ है वो भी सवाल कर रहे हैं। जिन लोगों का ग्रेटर इसराइल की आड़ में बिज़नेस जो चमका हुआ है वो भी सवाल कर रहे हैं। और अमेरिका ने इस जंग के अंदर यकीनन अब जब तक उन्हें अपने ये मकासद पूरे हासिल नहीं हो जाते, इस जंग को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों मैंने आपको ना जब ये MOU साइन हो रहा था उससे पहले कहा था कि 60 दिन आपको लग रहे हैं और हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं, खुशी से निहाल हैं। लेकिन अमेरिका कभी भी ये 60 दिन पूरे नहीं होने देगा। और इसके साथ साथ बहुत सारी वाइट हाउस से रिलेटेड ये रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं जिसमें इसराइली लॉबी के मनफी किरदार का जिक्र किया गया कि इसराइल कभी भी इस MOU को अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने देगा और उससे पहले कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसकी बुनियाद के ऊपर दोबारा अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। और हमने इस पूरे अरसे में अमेरिका और इसराइल को आमने सामने आते हुए भी देखा। JD Vance की सख्त स्टेटमेंट्स इसराइल के हवाले से मौजूद हैं, लेकिन दोस्तों आखिरकार इसराइल दोबारा से लीड कर रहा है और ये जो रीफ्यूलिंग तैयारों का जो मामला है इससे पता ये लगता है कि अगले फेज़ के अंदर इसराइल अब इस जंग में कूदने जा रहा है। दोस्तों ईरानी पासदार इंकलाब ने खबरदार किया है
کہ امریکہ کا دباؤ عالمی توانائی کی فراہمی میں خلل ڈال سکتا ہے، جس کے اثرات یورپ پر بھی پڑیں گے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ کے ترجمان حامد رضا نے ایک بیان میں کہا کہ اگر امریکہ سمندری اور معاشی دباؤ کے ذریعے تہران پر دباؤ بڑھاتا ہے تو اس کے اثرات عالمی توانائی کی فراہمی پر پڑیں گے، جن سے صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ یورپی ممالک بھی متاثر ہوں گے۔ حامد رضا کے مطابق آبِ ہرمز اور باب المندب دو نہایت اہم اور ایسی آبی گزرگاہیں ہیں جو خطے اور دنیا میں توانائی، تجارت اور سیکیورٹی کے توازن پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور اگر باب المندب کو بھی بند کر دیا گیا تو یقیناً یہ دنیا کی اکانومی کے لیے ایک صحیح فیصلہ نہیں ہوگا، اور اس کے اثرات پوری دنیا کی اکانومی کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے۔ دیکھیں، اگر یہاں سے حوثیوں کو آپ نے کنٹرول نہ کیا تو سعودی عرب کے اندر ایک محاذ کھل سکتا ہے، اور پھر دوسری طرف آپ کیا کریں گے، آپ باب المندب کو بھی بند کروا دیں گے تو دنیا کی اکانومی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو کس نے مشورہ یہ دیا، جو اس کے حرکات ہیں اور جس طرح سے وہ فیصلے کر رہا ہے، کہ ایک پریشر بلٹ اپ کیا جائے، پوری دنیا کو اس جنگ کے اندر جھونک دو، ان کی اکانومی کو ہٹ کرو، ایسے فیصلے کرو جس سے آٹومیٹکلی آپ کو اس جنگ کے اندر چھلانگ لگانی پڑے، اور اب یہی دوستوں کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اور دوستوں آپ کو خبر یہ بھی دیں کہ ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اردن میں امریکہ کی الزرق ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اردن میں ایئر بیس کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں بیس پر 2 فائٹر جیٹس اور 3 امریکی طیارے تباہ کیے گئے۔ حملے میں بیس پر فائٹر جیٹ شیلٹرز، پارکنگ ریمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور اس طرح کے یہ دعوے جو ہیں وہ دونوں طرف سے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ دوستوں ایران کے خلاف جارحیت بڑھانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور امریکہ نے درجنوں ری فیولنگ طیارے اسرائیل بھیج دیے ہیں۔ روسی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے درجنوں ری فیولنگ طیارے اسرائیل بھیج دیے ہیں، اور امکان ہے کہ ایران کے خلاف جارحیت بڑھانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور دوستوں روسی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ جو انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا گیا اس کے بعد یہ ری فیولنگ طیارے ان کو اسرائیل کے اندر جو ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اب ہوگا کیا کہ سیکنڈ فیز کے اندر، چونکہ آج 8ویں رات ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا جو سول انفراسٹرکچر ہے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ لیکن دوستوں سعودی عرب میں جو پرنس سلطان ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد حالات جو ہیں وہ خطے میں زیادہ اچھے نہیں ہیں، اور یقیناً اس کی قیمت جو ہے وہ ہر اس مسلم ملک کو ادا کرنی پڑے گی جو اس وقت ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایران امریکہ جنگ کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ خاص طور پہ وہ ممالک جن کی معیشت اس سے جڑی ہے وہ بھی متاثر ہوں گے، وہ ممالک جو ثالثی کا کام کر رہے تھے جس میں قطر ہے، پاکستان ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ قطر ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن ان کی العدید ایئر بیس کے اوپر حملہ ہوا، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو دے دیا جائے، لیکن چونکہ ان کی بیسز استعمال ہو رہی ہیں تو ایک لمحے کے لیے بھی رکے نہیں ہیں، اور اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا گیا۔ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کے اندر امریکن بیسز ہوتی اور پاکستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہوتی، چونکہ بلوچستان کا علاقہ بہت آسانی سے استعمال ہو سکتا ہے، تو ایران نے پاکستان کے اوپر بھی حملہ کرنا تھا، اور پاکستان پہ حملے سے وہ کسی صورت بھی باز نہیں رہ سکتا، کیونکہ قطر کی ایگزامپل ہمارے سامنے، وہ ثالثی بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف مار بھی کھا رہے ہیں۔ یعنی ایران کی قیادت کو یہ کہنا پڑا کہ ہمارے جتنے بھی ہمسائے ممالک ہیں ہم آپ کے اوپر حملہ نہیں کر رہے، بلکہ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کی سرزمین اگر ہمارے خلاف استعمال ہوگی تو پھر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، بلکہ ہم اس کا بھرپور طریقے سے ہر لیول کے اوپر آپ کو جواب دیں گے۔ دوستو اب ایک اور کام یہ ہوا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی یہ کہتے ہیں کہ امریکی حملوں میں شہید ہونے والوں کا خون رائگاں نہیں جائے گا، اور امریکی حملوں میں شہید ہونے والے ایرانی شہریوں کی تصاویر انہوں نے سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہوئے یہ جملہ لکھا کہ آخری سانس تک وطن کا دفاع کیا جائے گا۔ یعنی ایران کسی صورت بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے گا اور خاموشی سے بیٹھ جائے گا اور امریکہ کو اپنا آقا مان کر اور ان کی پالیسیز کے اوپر عمل کرے گا، شاید یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو 100 دنوں سے وہ کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن امریکہ کی ڈکٹیشن کے اوپر ایران چلنے کو تیار نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔